सो फाइनली हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है जैम 2022, जिसका पहला लेक्चर आपका ये पहला लेक्चर होने वाला है। सो जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं सब लोग फटाफट से लाइव आ जाएं, जिससे हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट कर सकें। तो फटाफट से जितने भी लोग हो सब लोग चैट सेक्शन में लिखो, फटाफट से जितने भी लोग आ रहे हो, और फटाफट से इस वीडियो को भी शेयर करो, जिससे उन सभी बच्चों के पास पहुंच जाए जो कि लाइव फटाफट से ज्वाइन कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज ए बेसिकली डेमो वीडियोस। हमने पहले ही बताया है कि आपका ये जो वीडियो होगा 5 लेक्चर जो होंगे वो डेमो वीडियोस होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे। और इन सभी लेक्चर को देखने के पश्चात अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि यस हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अगर नहीं मालूम कि आपके इस चैनल पर किस प्रकार पढ़ाया जाता है, उनके लिए डेमो वीडियोस हैं। ऑलरेडी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई डेमो वीडियो की आवश्यकता है ही नहीं, वो ऑलरेडी जानते हैं। बट सेटिस्फैक्टरी के लिए आप लोग फटाफट से आप लोग देखिए, और सब्सक्राइब भी नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। नाउ अगर आप 15 अगस्त से रेगुलर बैच पाना चाहते हैं, रेगुलर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फटाफट से नीचे ज्वाइन के बटन पर क्लिक कीजिए और निग्लिजिबल प्राइस 199 पर मंथ का प्लान ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन किस प्रकार से करना है वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उस वीडियो को देखिए और आप ज्वाइन किस प्रकार से करना है इसे सीख जाएंगे। सो फटाफट से नाउ अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपना सिलेबस। लेकिन जितने भी लोग हो फटाफट से एक बार इस लेक्चर को शेयर कर दो, जिससे सभी बच्चे लाइव आ सकें और लाइव का आनंद उठा सकें। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि हर वो स्टूडेंट के पास ये लेक्चर्स पहुंचना चाहिए। सो फटाफट से आप लोग शेयर करते रहो। नाउ अब हम चलिए बात कर लेते हैं, जब तक आप लोग शेयर करेंगे तब तक हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस आखिर हमारा क्या होने वाला है। फिजिक्स के सिलेबस में कोई भी चेंजिंग नहीं आई है, इवन आईआईटी जेम के रिलेटेड नहीं। अगर आप डीयू की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एमएससी एंट्रेंस के लिए, अगर आप बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, एयू की तैयारी कर रहे हैं, या अदर किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं जिससे आपका उसमें एडमिशन हो सके, तो हम लोगों ने एक नया बैच स्टार्ट किया है जो कि हमारा जैम 2022। लगभग सिलेबस जो होता है सब इक्वल होता है। कुछ ऐसे सिलेबस हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट हैं, वो हम आगे के लेक्चर्स में आपको बताएंगे। जो भी अंतर होगा वो आपको डिस्कस वहां पर कर दिया जाएगा, वो वहां पर आपको तुरंत बता दिया जाएगा कि ये सिलेबस जैम से हट करके है और ये डीयू एंट्रेंस के लिए है, ये बीएचयू एंट्रेंस के लिए है। इवन अगर आप टोटल पढ़ लेंगे, जो कि आपका दिसंबर तक पूरा कोर्स चलाया जाएगा, लास्ट दिसंबर तक आपका सारा कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा, ये एम है हम लोगों का। एंड फिर जनवरी एंड 13 फरवरी से पहले तक आपका टोटल रिवीजन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया जाएगा। मतलब दिसंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट होना ही होना है। इसलिए आप लोग भी उतना मेहनत कीजिए जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं। 15 अगस्त से आपकी जो लेक्चर्स होंगे वो 2 लेक्चर होने वाले हैं, पर डे 2 लेक्चर होने वाले हैं। अभी तो सिर्फ एक लेक्चर चलेंगे पर डे, लेकिन 15 अगस्त से आपके 2 लेक्चर्स फिजिक्स के पर डे आने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग कंसंट्रेशन बनाकर रखिए, जितनी मेहनत की जा रही है उतना मेहनत जितना आप करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन आपके मेहनत पर होने वाला है। हम लोग सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, हम लोग आपको मोटिवेट करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन समझना, पढ़ना, मेहनत करना एंड सिलेक्शन होना ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए आप लोग जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतने अच्छे आईआईटी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। ट्रस्ट मी, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं उस टीचर से पढ़ रहा हूं या इस टीचर से पढ़ रहा हूं तब मेरा सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है सिर्फ आपकी मेहनत पर। इसलिए गौर से मेरी बात सुनिए और ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। आप जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं उतने अच्छे आईआईटी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। सो समय बहुत कम है, इसलिए आप रेगुलर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 15 अगस्त से आपके लेक्चर्स 2 लेक्चर पर डे होने वाले हैं। फिजिक्स के सिलेबस में मैथमेटिक मेथड सबसे पहला चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है। अगर कोई बच्चा स्टेट यूनिवर्सिटी से बीएससी करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी स्टूडेंट है जो कि अगर स्टेट यूनिवर्सिटी से, कोई सा भी स्टेट यूनिवर्सिटी अगर उससे बीएससी करके आया है, उसको मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती, वो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है, फिजिक्स में नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब ये लेक्चर्स चलेंगे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर हालांकि जो मैथ पढ़ के आए
मैथ एंड फिजिक्स के लिए उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पढ़ें इनको। जो मैथ नहीं पढ़े उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपका जो विवेक भैया है अगर जब तक आपको पढ़ाएंगे तब तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। सिर्फ ये आप समझिए कि आप मन लगाकर पढ़िए बस। तो मैथमेटिकल फिजिक्स एक नया चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है। दूसरा हम मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टी आप मैटर पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे ओसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स एंड फिर नाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इतने चैप्टर हमको पढ़ने हैं और जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे बहुत दिमाग लगा के पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। इसलिए चलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहेंगे, कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाता है तो वो सोचता है कि हर एक स्टूडेंट जो उसकी क्लास में बैठा है वो अगर सबसे कमज़ोर भी है तो वो धीरे धीरे करके सब कुछ सीख जाए। ये होती है पढ़ाने की कला, ये हर एक टीचर के अंदर होती है। यही चीज़ मैं यहाँ पर लागू करने वाला हूँ कि आपके जो पूरे सिलेबस में जो सबसे आसान चैप्टर है, जो सबको आता है एंड इवन अगर आप बीएससी मन लगा के नहीं पढ़े हो फिर भी वो चैप्टर आपको समझ में आ जाए तो वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। हालांकि जितने भी चैप्टर हैं आपको रेगुलर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम वो चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसके बारे में आप कुछ ना कुछ जानते हो। इवन जितने भी चैप्टर हैं वो सबके बारे में आप जानते हो, लेकिन जो सबसे सिंपल चैप्टर है जो आप क्लास 11-12 से पढ़ते आए हो, इवन 12th में सबसे ज़्यादा पढ़े हो, वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो कि आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा एंड समझने में भी आनंद आएगा। फिर हम जब उसे कैटेगरी वाइज बांटेंगे, जब उसे थोड़ा और टफ लेवल पर ले जाएंगे तो आप आसानी से उस सीढ़ी को चढ़ते चले जाओगे। अगर हम कहें एकाएक आपको 10वीं सीढ़ी पे चढ़नी है तो आप गिर जाओगे। इसीलिए मेरी ये सोच है कि पहले आप सबसे छोटे स्टेप पर चलिए। तो इसलिए हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका जो होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मतलब ये आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर आपका आता है। फोर्थ चैप्टर मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आता है, तो फोर्थ चैप्टर हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म होता क्या है? बहुत सिंपल चैप्टर है। सिंपल क्या, आपको इतनी अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा, टफ के टफ टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा आपको सिंपल लगेंगे। चलिए नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो। इसलिए आपको ये डेमो वीडियोस बताए जा रहे हैं ताकि काफ़ी लोग, काफ़ी नए स्टूडेंट जो हैं वो नहीं जान पा रहे हैं कब से आपका लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। इसलिए आप लोग शेयर करिए और लेक्चर वो भी देख सके। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में सबसे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चर्चा करोगे, मतलब इलेक्ट्रिकल, फिर आप मैग्नेटिज्म के बारे में भी चर्चा करोगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल चीज़ में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम इसी के बारे में जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक में मतलब इलेक्ट्रिक पढ़ने के लिए सबसे छोटी से छोटी क्वांटिटी आपको, जो सबसे बेसिक क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? अगर आपको पूछा गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये तो बता देते हैं पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है तो उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है वो एक प्रकार की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक। आप मैटर, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब समझो, अगर हम किसी भी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करती है, या तो अट्रैक्शन होगी या तो उसका रिपल्सन होगा। मतलब समझो, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई चार्ज ले आए तो वो तो या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी, समझिएगा, किसी भी मैटर की ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखने पर एक फोर्स अनुभव करती है, दैट्स नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर से समझिएगा, मान लीजिए जैसे हमारे पास ये मान लीजिए एक वायर है, वी हैव अ वायर, वी हैव अ
वायर। हमारे पास एक वायर है, अगर इस वायर में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देते हैं तो इसके चारों ओर कौन सा फील्ड बनेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्यों बनता है? क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का इंटरसेक्ट होते हैं दोनों एक दूसरे से, इंटरैक्ट होते हैं दोनों एक दूसरे से, इंटरसेक्ट नहीं सॉरी इंटरैक्ट होते हैं। तो अगर वो एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं तो उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसके वायर के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी। अगर हम वहां पर किसी भी मैटर को ले जाएं, अगर वह फोर्स अनुभव कर रहा है, वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है किसी भी मैटर का ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो एक फोर्स का अनुभव करती है, दैट्स नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। उम्मीद ही करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ, अगर समझ में आ गया यस आर नो सब लोग बताओ, उसके बाद ही हम आगे चलें। कंफर्म बहुत लोगों को समझ में आ चुका है, हम लोग आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये जो हम टॉपिक उठाएं बहुत बेसिक टॉपिक उठाएं ऐसा नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो कि तेज होते हैं, मतलब वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो IIT जैम का लेवल का नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो आपका जो लेवल होगा वो सबसे छोटे लेवल से हम उठाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, ताकि हर वो स्टूडेंट सीख पाए जो कि इस बैच को ज्वाइन करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेज स्टूडेंट ही IIT कॉलेज में भाग ले पाते। मेरा ये सपना है, मैं ये सोच के आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि हर वो कमजोर से कमजोर लड़का भी IIT कॉलेज में एडमिशन पा सकता है अगर वो मेहनत करेगा तो। भले ही देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कमजोर हैं, आप इसको फील करिए, आप इसको दिखाओ मत कीजिए कि हम बहुत तेज हैं, नहीं, आप अपने आप को पहचानो। अगर कमजोर हो तो मानो, एक्सेप्ट करो उसे और जुट जाओ मेहनत करने। आज जितने कमजोर हो कल उतने नहीं होने चाहिए, आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। आप अभी से लग जाओ, IIT कॉलेज में आपका एडमिशन होकर रहेगा। तो चलिए जो चार्ज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हमारा निगेटिव चार्ज। ये तो सब लोगों को पता है, ठीक, एक पॉजिटिव दूसरा हमारा निगेटिव। नाउ पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है? तो अगर आपको बताया गया क्लास 12th में आप लोग पढ़ के आए हो कि अगर हमारा सिमिलर चार्ज हो जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे जो चार्ज हैं वो सिमिलर हो, मतलब अगर हमारा सिमिलर चार्ज होगा, सिमिलर चार्ज मतलब चार्ज अगर हमारा सिमिलर हुआ, सिमिलर चार्ज होने का मतलब ये है कि वो क्या करेगा, रिपेल होगा। सिमिलर चार्ज होंगे तो रिपेल होंगे, मतलब सिमिलर चार्ज में आपका क्या होता है, रिपल्सन। सिमिलर चार्ज में आपका होता है रिपल्सन। एंड अगर आपका डिफरेंट चार्ज हुआ, डिफरेंट चार्ज होने के बाद आपका क्या होता है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होता है या नहीं होता है? मतलब डिफरेंट चार्ज हुआ तो अट्रैक्शन होता है, सिमिलर चार्ज हुआ तो रिपल्सन होता है। जैसे कि अगर आपका पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मिल जाए तो क्या होगा, रिपल्सन, रिपल्सन, ठीक। पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाए क्या होगा, रिपल्सन। एंड निगेटिव निगेटिव मिल जाए फिर भी क्या होगा, रिपल्सन। बट अगर यहीं पर पॉजिटिव निगेटिव मिल जाए तो यहां पर होगा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब सिमिलर चार्ज अगर आए तो आपका रिपल्सन होगा, डिफरेंट चार्ज आए तो आपका अट्रैक्शन होगा। हम नहीं समझते कि इसके बारे में बहुत ही हमको समझाने की आवश्यकता है। दिस इज द सिंपल टॉपिक। और फाइनली जो भी आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है कि सिमिलर चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सबका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलो जिससे आपको समझ में आता चले ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए चार्ज जो होती है उसमें एक एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है। चार्ज जो होती है उसमें एक एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है। वो प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो हेडिंग लगाएंगे एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फटाफट से आप लोग हेडिंग डालेंगे एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज या फिर एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्या होता है एडिटिव नेचर, किसी भी चार्ज का एडिटिव नेचर क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सो चलिए यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है वी नो दैट हम सभी को पता है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। सिमिलरली
देखो इसको समझने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। समझो, अगर हम बता दें कि जैसे मान लीजिए आपके पास 5 छोटे छोटे गेंद हैं, आपके पास 5 छोटे छोटे गेंद हैं, ठीक, मान लीजिए आपके पास 5 छोटे छोटे गेंद हैं, मिट्टी के गेंद हैं, वो गेंद जो हैं वो मिट्टी के हैं 5, 1 2 3 4 और 5। अगर इसका मास देखा जाए और यही मिट्टी के 5 गेंद को अगर हम मिला के एक गेंद बना दें, बड़ी गेंद, इसका मास देखा जाए, क्या दोनों में डिफरेंट है? नहीं, दोनों इक्वल हैं। मतलब ये कहा जा रहा है वी नो दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो मास होगा ये इसके कांस्टिट्यूएंट मास के सम के इक्वल होगा। ये हम सभी जानते हैं। मतलब किसी एक बड़ी गेंद का मास जो होगा वो उसके द्वारा बनाई गई छोटी छोटी गोलियों के मास के बराबर होता है, ये सबको पता है, ठीक। सिमिलर चीजें चार्ज में भी होती हैं, यही चीज चार्ज में भी होती है। चार्ज में क्या कहा जा रहा है? द टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या कहा जा रहा है? किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया गया, ध्यान से समझिएगा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया गया है। मान लो वी हैव ए ऑब्जेक्ट, सपोज दैट वी हैव अ ऑब्जेक्ट। ये बताया गया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यहाँ पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। समझिए, मान लेते हैं जैसे ये हमारा एक रूम हो गया, इस रूम में हमारा क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो कि पार्ट में, जैसे मान लीजिए इस फेज में Q1, इस फेज में Q2, इस फेज में Q3, Q4, Q5, Q6, इस प्रकार से ये डिवाइड किया गया है, मतलब फैल गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जब ये किसी भी सिस्टम पर क्यू चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो वो कुछ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q1, Q2, Q3, Q4। तो ये जो चार्ज होगा Q, ये सभी पार्ट पर डिस्ट्रीब्यूट हुए चार्जों के सम के बराबर होगा। यही तो कहा जा रहा है ना कि द टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल चार्ज होगा इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्जेस। वो अलजेब्रिक सम होगा, अलजेब्रिक सम मतलब ऐड किया जाएगा सभी चार्जेस के, सभी चार्जों के इक्वल के सम के इक्वल होगा। मतलब जो यहाँ पर Q होने वाला है वो इक्वल होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और भी होते तो सो ऑन। इस प्रकार से यही चीज़ आपको बताया गया कि जिस प्रकार से जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मास के इक्वल होता है, मतलब छोटे छोटे गोलियों के मास को ऐड कर दोगे तो वो बड़ी गेंद का मास के बराबर होगा। सेम चीज है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज दिया गया है वो उसके जितने भी पार्ट पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उन सभी पार्टों पर डिस्ट्रीब्यूट ये चार्ज के सम के इक्वल होता है। मतलब जैसे इस रूम पर आप क्यू चार्ज दे रहे हो, 6 फेज में डिवाइड हो रहा है, अगर मान लीजिए Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, तो Q1 प्लस Q2 प्लस 3, 4, 5, 6 के इक्वल होगा हमारा Q। बस दिस इज द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव मतलब ऐड किया जाना, यही हमारा चार्ज का एडिटिव नेचर है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई होंगी। नाउ अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मास एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस डिफर ऑन फॉलोइंग 2 अकाउंट्स। मतलब ये तो आपका बता दिया गया कि जो एडिटिव नेचर है वो जैसे मास का होता है वैसे आपका चार्ज का भी होता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, 2 ऐसी कंडीशन है जिसमें मास और चार्ज में डिफरेंट भी हैं। बातें आपको समझ में आ रही है ना? मतलब एडिटिव नेचर में बताया गया जैसे किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास, जैसे मान लीजिए इस पेन का मास, इस पेन का मास मान लो 10 ग्राम, अगर इसे 10 छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाए तो 1-1 ग्राम हो जाएगा, तो उन सभी को मिलाओगे तो कितना आएगा? 10 ही ग्राम आएगा। सेम चार्ज में भी ऐसा हो रहा है, बट 2 ऐसे अकाउंट में, मतलब 2 ऐसे केस में जिसमें एडिटिव नेचर चार्ज का एंड मास का डिफरेंट भी होता है। दिस इज द डेप्थ। ये सब चीजें आपको जानने की आवश्यकता है।
कौन कौन सा ऐसा अकाउंट है, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको वो डिफरेंट दिखाई देगा। फर्स्ट केस का रहा है द मास ऑफ द पार्टिकल, समझिएगा, द मास ऑफ द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज पॉजिटिव, whereas the charge distribution on the different part on the object may be positive and negative। इसका मतलब समझो, अगर जैसे मान लीजिए इस पेन को हम तोड़ रहे हैं, 10 ग्राम की पेन है, अगर हम सामान भी तोड़ रहे हैं या कैसे भी तोड़ रहे हैं 10 टुकड़ों में, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम करके ही तोड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप -3 ग्राम करके तोड़ोगे, नहीं, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज पॉजिटिव, बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मान लो, अगर बताएं हम आपको कि कोई एक पेन है, वो टूटी किस में, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम करके ही टूटेगी। मतलब जो मास डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है आपका, मास डिस्ट्रीब्यूशन वो आपका पॉजिटिव हो रहा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो रहा है। बट समझो यहाँ पर ये कहा जा रहा है मास डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो रहा है, बट चार्ज जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके पास एक ये सिस्टम रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट रहा हो, जिस पे आप क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो हो सकता है जो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस पर वो किस प्रकार से हो रहा हो, इस प्रकार से, एक तो 2Q, एक तो -2Q, एक हमारा Q, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो। तो फाइनली हमारा जोड़ो क्या आ रहा है, ये Q जो है इसके बराबर है कि नहीं है, 2Q से 2Q कैंसिल हो जाएगा, Q ही बचेगा। मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी पॉजिटिव और निगेटिव, बट मास डिस्ट्रीब्यूशन नेवर बी निगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। हालांकि दोनों की कैटेगरी एक ही है, चार्ज भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट होकर के उसके कंस्टिट्यूएंट चार्ज के सम के इक्वल हो रहा है, मास भी, लेकिन समझो इस बात को, लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज पॉजिटिव एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी पॉजिटिव और निगेटिव। ये पॉइंट आप लोग नोट करो, पहले सबसे पहले ये पॉइंट नोट करो। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? सब लोग पहले चैट सेक्शन में लिखो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया ना। दूसरा पॉइंट के बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, द टोटल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉन जीरो। किसी ऑब्जेक्ट का जो टोटल मास होता है वो नॉन जीरो होता है, वेयर एज द टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। समझो इसको कि अगर जो टोटल चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल मास वो नॉन जीरो होता है। जैसे मान लीजिए कोई सा भी एक छोटा सा भी आप ऑब्जेक्ट लो, इसका मास पूछा गया तो m मास का होगा, कुछ ना कुछ मास होगा इसमें, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। वेयर एज टोटल चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज होता है वो मे बी पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो, वो जीरो भी हो सकता है। ये भी पॉइंट आप लोग वहाँ पर टाइप करते हुए मिस्टेकिंग है, जीरो भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई सिस्टम है आपके पास, उस पर मान लो प्लस का 2Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, माइनस का 3Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, प्लस का Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। फाइनली क्या आया, चार्ज जीरो। यहाँ पर क्या है, जीरो चार्ज। ये कंडीशन पॉसिबल है, बट मास में किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो नहीं हो सकता। मास ऑलवेज बी नॉन जीरो, बट चार्ज कैन बी जीरो, चार्ज जीरो हो सकता है। मतलब जो डिफरेंट आपने समझा वो दो प्रकार से समझा, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज पॉजिटिव, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा क्या आपने समझा कि जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो टोटल मास है वो नेवर बी जीरो, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वाइल चार्ज जो है टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट में बी पॉजिटिव, में बी निगेटिव, में बी जीरो। कंफर्म? दोनों आपको डिफरेंस समझ में आए? क्या आपको समझ में आओ तो हम लोग आगे चलें।
समझ में आ गया ना। देखो छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं भाई, समझो पहले। मास डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव होगा ऑलवेज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल मास क्या होता है, अपने दिमाग से समझो। आप ये छोटी सी हल्की सी पेन ले रखे हो, इसका मास क्या होगा, कुछ न कुछ होगा। आप छोटी सी सुई ले लो, उसका मास होगा, होगा। आप छोटी सी चींटी ले लो, लेकिन उसका भी कुछ मास है, भले ही आप मेजर नहीं कर पाओगे। चींटी को उस पर मेजरमेंट वाले इक्विपमेंट पे बैठा दो, मेजर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन जो सबसे छोटी छोटी क्वांटिटी मेजर करने वाला इक्विपमेंट बैठा दो, वो भी मेजर कर देगा, उसका भी मास है। किसी ऑब्जेक्ट का मास रहित हो ही नहीं सकता, वो नॉट पॉसिबल। लेकिन चार्ज जो है, चार्ज किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपका जो हाथ है ये क्या है, उदासीन है, समझो। दिस इज द हैंड, नाउ इन दिस केस दिस हैंड इज नो चार्ज, हैज नो चार्ज। क्यों? क्योंकि इस पर कोई चार्ज है ही नहीं अभी, बट अब है चार्ज। आप करके देखो, फील होता है, गर्म होता है, आपको फील होगा, ये है उस पे चार्ज, बट अभी नहीं है। तो ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बस इसके कहने का मतलब यही है। नाउ जो चार्ज की जो सबसे अच्छी दो प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। मतलब किसी भी चार्ज की दो प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये चीज़ हम जानेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्लास 12 से पढ़ते आए हो, हम इसके बारे में और स्पेसिफिकली आपको नॉलेज देने वाले हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि आप कभी भी ऐसा देखो, कोई सा भी क्वेश्चन पढ़ो, कोई सा भी क्वेश्चन पढ़ो, उसमें ऐसा नहीं मिलता कि -½ ऑफ ई प्लस 2.3 ऑफ ई, ऐसा नहीं होता। 2e, 4e, 6e, 3e, 5e ऐसा मिलता है। तो मतलब दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये कहता है कि द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस ऑफ एनी, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस। देखो चार्ज की जब बात आती है तो आइदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साथ में लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मास इधर नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, चार्ज पढ़ रहे हो। चार्ज निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी पर भी, किसी ऑब्जेक्ट, मान लो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इस पर जो चार्ज होगा वो प्लस माइनस एन ई के इक्वल होगा, प्लस माइनस एन ई के इक्वल होगा। जहाँ पर आपको अगर पूछ लिया जाए कि वहाँ Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ एन ई, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये हमारी पेन है, दिस इज द मेटेलिक पेन, ये जो पेन है आपकी ये मेटल की, एक्चुअली ये मेटल की ही है। तो ये जो मेटल है इस पे लगा हुआ है, ये मेटल जो बनता है ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के मिक्सचर से बनता है मेटल। ये जो आप देख रहे हो इसको ना, ये मेटल है, और इस मेटल को हम बोलते हैं कुछ मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के भाग से मिले, मैक्सिमम इसमें एल्युमिनियम लगा है इस पेन में। तो अगर हम इस पेन की बात करें, समझना, तो ये एक मेटल है और इस पर चार्ज आना तय है, चार्ज आना तय है। तो इस पर जो चार्ज होगा या तो E हो सकता है, या तो 2E हो सकता है, या तो -2E, 3, -3, 4E, -4E, 6E, -6E, इस प्रकार से हो सकता है। -½ नहीं होगा इस पे चार्ज, +½ नहीं होगा इस पे चार्ज। यही कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है, चार्ज की प्रॉपर्टी है कि चार्ज ऑलवेज मस्ट बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी। समझ रहे हो ना? ये क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो E के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। मतलब Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ यानी वेयर, जहां पर n क्या है आपका, वेयर n इज, n क्या है, 1 2 3 4 so on, नेचुरल नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर, एंड E
ई इज हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 को। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? सो सिंपल कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है किसी भी चार्ज के बारे में अगर हम चर्चा करें, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो ई के मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के ही बराबर होता है, अदर पॉजिटिव और निगेटिव। ये बोलो समझ में आया कि नहीं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी बात पे सब लोग फटाफट से लाइक करो, अब की बार लाइक करके टारगेट आगे बढ़ाओ। मैं चैट सेक्शन में भी देख रहा हूँ, अगर समझ में आया तो यस करके बताओ सब लोग। यस सर समझ में आ गया, समझ में आया तो सब लोग लिखो समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलो नाउ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसे बोलते हैं? देखो क्वांटाइजेशन तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल्स के बराबर होगा। बट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? आपने सुना होगा कि चार्ज जैसे एनर्जी में आप लोग पढ़ते हो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल आप पढ़ते हो, ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बट इसका रूपांतरण होता है। तो इसका रूपांतरण होता है एक किसी बॉडी से दूसरी बॉडी में। जैसे मान लो मेरे पास खूब एनर्जी है, मैं सुबह सुबह उठा, जिम उम करके आया और मेरे पास खूब एनर्जी है, अभी खूब एनर्जी। ठीक, अगर मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, माना तौर पे मान लो जैसे सुबह सुबह उठे, आप लोग काफ़ी लोग जिम जाते होंगे, तो क्या करते हैं, उनके सुबह सुबह खूब एनर्जी रहती है। जब पहुंचे डंबल उठाने लगे तो सारी एनर्जी किसको दे रहे हैं? डंबल उठाने में। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा रही ना ही नष्ट की जा रही, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो थक जाते। क्यों? डंबल उठाते उठाते वो थक जाते। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी रूपांतरित हो गई, उनकी एनर्जी रूपांतरित हो गई, उनके अंदर से हट गई, लेकिन फिर से आएगी, क्रिएट नहीं की जा सकती एनर्जी। सिमिलर चीज यहां पर भी है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, समझो इसको। या फिर द नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर देखो क्वांटाइजेशन दोनों एक ही चीजें हैं। काफी बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आती है, हालांकि बच्चों नहीं बोलना चाहिए, आप लोग हमारे जैसे हुए हो, सो मेरे छोटे भाई बहन, हाँ ये ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में द नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। देखो दो के दोनों हमारे टॉपिक्स एक ही हैं, दो के दोनों टॉपिक्स हमारे एक ही हैं। जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है, या तो आप कहो कि नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, या तो कहो चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मान लो वी हैव अ सिस्टम, वी हैव अ सिस्टम, इस पर अगर टोटल चार्ज की बात किया जाए, टोटल चार्ज ये ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको अभी मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं। कोई भी सिस्टम है, मान लो उस पर 5Q चार्ज है, 5Q चार्ज है, तो उस पर अगर 5Q चार्ज है, 5 कूलम चार्ज है, कुछ भी कहो आप, 5 माइक्रो कूलम चार्ज है, तो आफ्टर इट वो कांस्टेंट ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें से 4 माइक्रो कूलम चार्ज हो जाएगा, नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, माना तौर पे आपके पास एक सिस्टम है, लेट वी हैव अ सिस्टम, एक हमारे पास सिस्टम है। इसमें क्या किए हो आप, मान लो आपके पास चार्ज है 1 और 2 और ये किए 3 चार्ज। एक पे हमारा 3 कूलम, दूसरे हमारा 4 कूलम और फिर हमारा -5 कूलम। ये हमारा कूलम में ही सब दिया गया है, आप कूलम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये सभी 3 कूलम, 5 कूलम एंड -5 कूलम, ये हमारा किसी भी सिस्टम पर चार्ज है। देखो क्वांटाइजेशन क्या कर रहा है, इसको प्रूव करो आप। तो टोटल चार्ज, नेट चार्ज देखो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। नेट चार्ज कितना है? 4 3 7, 7 में से 5 किया 2। जो नेट चार्ज है इस पर वो है 2 कूलम। अब अगर इसी सिस्टम को पकड़ के हम
किए, जिससे आपका चार्ज जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, चार्ज जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। माना अब यही सिस्टम है, सिस्टम थोड़ा सा बड़ा बन गया, ऐसा नहीं है कि वो बड़ा हो जाएगा, सिस्टम सिमिलर रहेगा। तो ये जो चार्ज होगा, मान लो एक पे आ गया 8 कूलम, एक पे आ गया 8 कूलम, दूसरे पे आ गया 11 कूलम, तीसरे पर कितना कूलम आएगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है किसी भी सिस्टम पर जो टोटल चार्ज होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। तो टोटल हमारा 2 था इसमें, 2 तो इसी में भी रहेगा। 8 और 11 कितने होते हैं? 19। तो इस पे आएगा -17 कूलम। 19 में से 17 चला जाएगा, बचेगा हमारा कितना? बचेगा कितना? सिर्फ और सिर्फ 2। तो यहाँ पर भी नेट कितने हुए? 2 कूलम हुए। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है किसी भी सिस्टम पर जो टोटल चार्ज होता है वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, वो सिस्टम कैसा भी हो, पहले कैसा था बाद में कैसा हो गया, इससे नहीं मतलब जो टोटल चार्ज है उस पर अभी वो बाद में भी टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। मतलब द नेट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। या तो आप ये कहो, या तो आप कह सकते हो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहां तक समझने के लिए कोई परेशानी हुई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं। हम लोग मेन टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? हालांकि ये जो 2 प्रॉपर्टी हमने पहले डिस्कस कर दी, ये इसमें आने वाले हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस? इलेक्ट्रिक चार्ज तो हम समझ गए, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आने पर वो कुछ न कुछ फोर्स अनुभव करता है, दैट्स नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज समझने के बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है ये चीज हम समझेंगे। सॉरी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि हमने आपको बताया, लाइक चार्ज, देखो यहां पर दिखाया जा रहा है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पर बताया क्या गया, जो लाइक चार्ज होते हैं, मतलब लाइक चार्ज मतलब जो सिमिलर चार्ज होते हैं, सिमिलर चार्ज ऑलवेज रिपेल करेंगे, व्हाइल जो हमारे सिमिलर चार्ज नहीं है, मतलब डिफरेंट चार्ज है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पर यही बताया जा रहा है, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब यहां पर भी यही चीज बताया जा रहा है कि अगर आपका सिमिलर चार्ज हुआ पॉजिटिव और पॉजिटिव तो ये भी हमारा रिपेल करेगा। अगर आपका निगेटिव हुआ फिर भी रिपेल करेगा, एंड पॉजिटिव और निगेटिव हुआ तब ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसके कहने का मतलब सिंपल यही है। पहली प्रॉपर्टी याद हुई, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम चर्चा करें, दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इज सेम एंड इज इक्वल टू द 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। देखो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देना चाहेंगे एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है। काफी लोग नाम सुने हैं, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, बट व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज? एलिमेंट्री चार्ज होता क्या है और इस पर कितना आवेश होता है वो चीज हम जान लेते हैं। देखो आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का नाम। इलेक्ट्रॉन को -e से, प्रोटॉन को +e से डिनोट करते हैं। लेकिन आज हम बताएंगे एलिमेंट्री चार्ज। देखो अगर हम बात करें एलिमेंट्री चार्ज के बारे में, एलिमेंट्री चार्ज के बारे में, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एलिमेंट्री चार्ज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल e से, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये हमारा एलिमेंट्री चार्ज है। बट एलिमेंट्री चार्ज 2 प्रकार का होता है, एक तो -e, दूसरा हमारा +e। -e को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, +e को बोलते हैं प्रोटॉन, +e को बोलते हैं हम प्रोटॉन। अब देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन है, जिसे यहाँ पर -e है, -e की वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
ठीक। एंड प्लस ई में प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप लोग जब जानते हो कि एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है एंड एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, वो यही कारण है। एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब मैग्नीट्यूड इसका। ये बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक तो हमारा क्या होता है निगेटिव, दूसरा हमारा पॉजिटिव। निगेटिव को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, पॉजिटिव को हम प्रोटॉन बोलते हैं। तो एलिमेंट्री चार्ज समझ में आया। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। किसी भी देखो एलिमेंट्री चार्ज तो है ही, निगेटिव एलिमेंट्री चार्ज माइनस ई होता है, पॉजिटिव एलिमेंट्री चार्ज प्लस ई होता है। ई को एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। तो ये हमारा निगेटिव एलिमेंट्री चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव एलिमेंट्री चार्ज है। ठीक, ये माइनस वाला निगेटिव, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव तो है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें कितना बचेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मैग्नीट्यूड निकालो कितना बचेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो कारण क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकालने पर नेगेटिव और पॉजिटिव हट जाता है, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से जरूरत होती है। मतलब ये कहा जा रहा है एलिमेंट्री निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होता है, निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है। मतलब दो प्रॉपर्टी आपने सीखा, सिमिलर चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे, डिफरेंट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा चीज आपने सीखा कि अगर निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो और वो एलिमेंट्री चार्ज हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होगा। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो नेचर में एडिटिव होते हैं। देखो हमने प्रॉपर्टी में पहले बताया एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तीन प्रॉपर्टी के बारे में हमने चर्चा की, एडिटिव नेचर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर के बारे में चर्चा की जाए कि अगर किसी भी सिस्टम पर टोटल चार्ज Q है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्रत्येक पार्ट पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन के इक्वल होगा। मतलब किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा इज इक्वल टू द सम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस विच डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो उस सिस्टम में प्रोवाइड किए गए या अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए गए इलेक्ट्रॉनों के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। दैट्स नोन एज एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कहती है द चार्ज आर क्वांटाइज्ड। चार्ज जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि जितने भी चार्ज होंगे किसी भी सिस्टम पर, माना एनी सिस्टम एट एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम की अगर हम चर्चा करें तो उस पर जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू द प्लस माइनस ऑफ एनी। जो टोटल चार्ज होगा वो ई के मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के अलजेब्रिक नहीं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। मतलब जो किसी भी सिस्टम पर जो चार्ज होता है वो हाफ नहीं हो सकता, 3/2 नहीं हो सकता, मतलब डेसिमल में नहीं हो सकता। चार्ज डेसिमल में नहीं होता, सिंपल समझो, चार्ज डेसिमल में नहीं होता। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसका चार्ज डेसिमल में होता है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अब कौन से एग्जाम्पल है ये दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल पढ़ो, इसको ना समझ में आए तो आप लोग पूछिएगा, भले आज इसको बारे में पढ़ो क्या है एग्जाम्पल्स। यहाँ पर दिख रहा है कि कौन कौन से एग्जाम्पल है, मैंने इसीलिए यहाँ पर लगाया। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, बट जनरली आप क्या पढ़ते हो कि चार्ज दशमलव में नहीं होता, डेसिमल्स में नहीं होते। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है,
कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए सिस्टम आर ऑलवेज कंजर्व। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें तो वो ऑलवेज कंजर्व होता है। मतलब ऑलवेज कंजर्व का मतलब क्या हुआ? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये हुआ नेट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम पर जो नेट चार्ज होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। या फिर आप दूसरी प्रॉपर्टी ये भी लिखते हो, या तो वो लिखो या तो आप लिखो कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाउ चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। देखो जब भी बात आए चार्ज एक वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी, तो आप लोग क्या बताओगे? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। चार्ज जो होता है वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है। रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट का मतलब ये हुआ, इट मीन्स दैट चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड लाइक मास, अनलाइक मास। समझो इसको, जब समझोगे तभी समझ पाओगे। जब आप गेंद फेंकते हो, जैसे ऊपर आप गेंद फेंके, थोड़ा सा ऊपर फेंकते हो और उसे आप कैच करते हो, क्या आपके हाथ में चोट आती है? नहीं आती। लेकिन वही गेंद अगर आप खूब प्रेशर लगा के फेंकते हो फिर आप कैच करते हो तो आपके हाथ में चोट आती है। कारण क्या है? गेंद का मास तो वही रहा, पहले जितना गेंद का मास था हाथ में आने के बाद भी वही मास है ना, वही मास है। लेकिन जब वो स्पीड में है तो हाथ को चोट पहुंचा रहा है। चोट क्यों पहुंचा रहा है? क्योंकि उसका मास बढ़ जाता है। मास स्पीड के वेरिएंट होता है। अगर स्पीड चेंज हुई तो मास भी हमारा चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप पत्थर फेंक रहे हो, आप फल तोड़ते हो, पत्थर फेंकते हो, तो कुछ पत्थर फल तक पहुंचते पहुंचते गिर जाते हैं, कुछ पत्थर तोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मास तेजी से हो गया। जब आप स्पीड तेज किए तो मास भी चेंज हो गया। मास जो होता है स्पीड चेंज होने के साथ साथ मास भी चेंज होता है। स्पीड कम मास कम, स्पीड ज्यादा मास ज्यादा। इसका सिंपल एग्जांपल है कि आप, वैसे क्रिकेट खेलने में तो आप लोग माहिर हो, मानना पड़ेगा, सभी होते हैं। तो जब कैच करते हो तो कैच करने पर आपके हाथ में चोट लगती है कि नहीं लगती? लगती है। क्यों? क्योंकि स्पीड तेज है। जब स्पीड तेज तो उसका मास भी ज्यादा हो जाता है। ये क्यों होता है? एक्चुअली उसका मास ज्यादा नहीं है, फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है? बिकॉज मास इज द रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट। लेकिन जो हमारा चार्ज होता है वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट मतलब चेंज ना होना, स्पीड के साथ साथ चेंज नहीं होता चार्ज। जैसे मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इस पर चार्ज कितना दे दिया गया? 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम। अब हम इसे कुछ स्पीड से फेंक दे रहे हैं, मान लो 2 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसे फेंक दे रहे हैं, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है। 2 × 10⁴। अगर आप इसे 2 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड की वेग से आप फेंक रहे हो तो क्या ये 5 माइक्रोकूलम के बजाय 4.5 या 5.6 कुछ हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर भी इस पर 5 माइक्रोकूलम ही रहेगा। मतलब ये कहता है कि चार्ज जो होता है रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है। सो नाउ एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फिर से प्रॉपर्टीज के बारे में कि प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े क्या हो। आओ फटाफट से आप लोग दिमाग लगाओ। सिर्फ आपका दिमाग यहाँ पर होना चाहिए स्मार्ट बोर्ड पर। आपका जो दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट बोर्ड पर ही होना चाहिए। ठीक,
नाउ सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आ जा रही है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक प्रॉपर्टी समझ में आएगी। किसी भी मैग्नीट्यूड जो होता है एलिमेंट्री चार्ज, कोई भी एलिमेंट्री चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, चाहे वो नेगेटिव एलिमेंट्री चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव एलिमेंट्री चार्ज हो, उसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही होती है। एंड नेक्स्ट जो अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं वो एडिटिव होती है, नेचर में एडिटिव होती है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो वो क्या होती है, नेचर में एडिटिव होती है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो ऐड होते हैं। और क्यों ऐड होते हैं, कैसे होते हैं, वो अभी अभी हमने आपको समझाया। सो नाउ नेक्स्ट हमारा क्या कहा जा रहा है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑलवेज कंजर्व, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो ऑलवेज क्वांटाइज्ड भी होते हैं। एंड जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, यहां पर दिखाया जा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी भी होते हैं। बातें समझ में आ रही हैं। एंड लास्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो ये कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज आर रिलेटिविस्टिक, यहां पर कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज आर रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है। इसका मतलब ये है कि रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होने का मतलब दिस इज द नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड अनलाइक मास, जो चार्ज होते हैं वो मास पर स्पीड पर डिपेंड नहीं करते, जबकि मास जो होता है स्पीड पर डिपेंड करता है। इसको अगर हम फिर से समझा दें तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए, जो चार्ज होता है डजंट डिपेंड अपॉन स्पीड, ये स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। वाइल अगर हम बात करें मास की तो इट डिपेंड अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड बढ़ने के साथ साथ मास भी बढ़ता चला जाता है। टेक स्क्रीनशॉट, आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, टेक ए स्क्रीनशॉट। सुन, क्या यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक सबको समझ में आया, क्लियर हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक समझ में आया। सब लोग चैट सेक्शन में सब लोग लिखो, क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आई या नहीं आई? अगर आई तो सब लोग चैट सेक्शन में लिखो यस और नो। सो चलिए नेक्स्ट इज ए कूलॉम्स लॉ, इट इज ए ब्रॉड टॉपिक। ये जो कूलॉम लॉ है ये हमारा ब्रॉड टॉपिक है, इसलिए हम आज इसको नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। कूलॉम्स लॉ जो होगा वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहें। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, और अगर आपको समझ में आया, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसे हर उन बच्चों के साथ शेयर करो जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि आप जितने में फॉर्म फिलअप करते हो, जितने फीस में फॉर्म फिलअप करते हो, उससे कम फीस में हम आपको पूरा सिलेबस करा रहे हैं, पूरा बैच की तैयारी करा रहे हैं। इससे और ज़्यादा फ्री में और क्या हो सकता है। 1500 रुपीज़ में आपका फॉर्म फिलअप होता है, जबकि हम लोग 7 मंथ के कोर्स में सिर्फ और सिर्फ 1400 चार्ज कर रहे हैं, विच इज़ ए निग्लिजिबल प्राइस। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर उन बच्चों के साथ शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सकें, वो भी आगे बढ़ सकें, जिससे उनका भी सपना साकार हो सके IIT कॉलेज में पढ़ने का। अगर आप लोग मेहनत करके पढ़ रहे हो, ट्रस्ट मी गाइस, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इवन मैं यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ आपको, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना समझा रहा हूँ, अगर किसी भी चांस के या फिर कोई भी गलती हो जाए, आपसे ना समझ में आया कोई भी टॉपिक, अगर आपका बाय चांस IIT कॉलेज में एडमिशन नहीं भी होता है, फिर भी मैं आपको इस तरह से तैयार कराऊंगा IIT कॉलेज में। जैसे मान लीजिए 13 फरवरी का आपका एग्ज़ाम है, अगर जब आपका रिजल्ट आ गया, अगर आपका नहीं हुआ तो आप लोग जितने भी लोग हमसे जुड़े रहेंगे सब लोग मैसेज कीजिएगा, जिसका नहीं होगा फिर से मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, जिससे आपका आने वाला जो DU BHU AU जैसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी बॉम्बे की यूनिवर्सिटी हो गई, ऐसे अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने के लिए आपको फिर से मैं रिवीजन कराना स्टार्ट कर दूंगा। हालांकि जितना मैं पढ़ाऊंगा उसमें आप डायरेक्ट उसमें एडमिशन पा सकते हो। पहले आप IIT JAM का फॉर्म भरिए,
उसका फॉर्म फिलअप कीजिए। अगर IIT कॉलेज मिल जाता है बहुत अच्छी बात, क्योंकि मिलना ही मिलना है अगर आप मेहनत करोगे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ किसी भी टीचर पर डिपेंड नहीं करता, ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। मेहनत हम लोग कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। टोटल सिलेबस 5 मंथ में कवर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग करेंगे। हम लोग टोटल सिलेबस कवर करेंगे, रिवीजन कराएंगे, पूरा प्रैक्टिस से सॉल्व कराएंगे। लेकिन साथ साथ आप लोग हम लोगों के साथ मेहनत करिए। क्योंकि अगर आप लोग मेहनत करेंगे, आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो आपका ही सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं सिलेक्शन होने वाला। इसलिए ये सोच के करो कि हमें खुद कुछ करना है। दूसरे को बताओ, अगर मैं मोटिवेट इधर कर दे रहा हूँ, मेरी क्लास तक मोटिवेट, हालांकि मैं जब तक पढ़ाऊंगा आप मोटिवेट रहोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो मेरी क्लास तक ही मोटिवेट रह सकते हो। मोटिवेशन क्या है? जब अंदर से अंतरात्मा कहे जस उठो मुझे कुछ करना है, तब आप कुछ करके दिखाओगे। हरासमेंट आनी नहीं चाहिए, हरासमेंट आनी नहीं चाहिए। जो मैं बता रहा हूं, मतलब आपके अंदर ऐसा कभी भावना ही नहीं आ सकता अरे जाने दे यार, छोड़ दे। नहीं, जो आप कर रहे हो उसे कंप्लीट करो। क्योंकि एक छोटी सी आपका मोटिवेशनल में लाइनें बता देना चाहता हूं, कभी भी आधे पर पहुंचकर मंजिल मत छोड़ कर आना। क्योंकि जब आप वापस भी आओगे फिर भी आपको आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो वही जो आधा रास्ता तय करके आप वापस आ रहे हो, वही आधा रास्ता तय करके अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप मंजिल तक जाओगे। इसलिए हमेशा ये बात मेरी याद रखना और हमेशा आप लोग तैयारी करते रहना। आज का जो टॉपिक था सबसे बेसिक था, कल जो होगा इससे हाई लेवल पर होगा, इसके बाद हमारे हाई लेवल के टॉपिक से स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग रेगुलर मेहनत कीजिए। जो इसका PDF नोट्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप जाकर वहां पर देख लीजिए। साथ साथ बुक अगर आप लोग को बाई करनी है, बुक भी बाई नहीं करनी पड़ेगी। जो भी बुक आती है 500, 600, 700 की जो भी आती है वो भी मैं आपके लिए फ्री कर दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी दिया जा रहा है, बुक जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ ये लेक्चर हर उन बच्चों के साथ शेयर करो जो कोचिंग अच्छी कोचिंग में अफोर्ड नहीं कर सकते। उनका एक सिर्फ सपना रह जाता है IIT कॉलेज में एडमिशन लेने का। आप लोग सिर्फ मेहनत करो, चाहे जो भी बच्चे हो, सिर्फ मेहनत करो और आगे बढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।